हेलो स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस सिंप्लीफिकेशन टेस्ट सीरीज में यह है टेस्ट नंबर 32 के पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन। यदि अभी तक आपने यह टेस्ट नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले टेस्ट दे दीजिए। ये सभी क्वेश्चन एसएससी 2017 के एग्जाम से लिए गए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए पार्ट 2 के पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर। सबसे पहले मैं पार्ट 1 के आखिरी बचे हुए क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो मैं नहीं ले सका था। प्रश्न ये है कि एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 3 गुणा का योग 31/6 है, तो वह भिन्न क्या है। अब देखिए, सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमें भिन्न पूछा गया है तो हम x/y मान लेते हैं, और उसका व्युत्क्रम कहा गया है तो व्युत्क्रम हो जाएगा y/x, और फिर उसका 3 गुणा यानी कि 3 गुणा करके योग कर देंगे और बराबर रख देंगे 31/6। ऐसा कर तो सकते हैं बेसिक तरीके से, लेकिन ये क्वेश्चन जो है जो मैंने लिया है यह एसएससी के 2017 के सभी पेपर में अलग अलग डिजिट्स के साथ में एक बार जरूर आया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसे हम कैसे करेंगे। ध्यान से समझिए, इस अनुपात को आप एक नया नाम दे दीजिए p। इस प्रकार से ऊपर वाली इक्वेशन हो जाएगी p प्लस इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/p, यानी 3 × 1/p इक्वल्स टू 31/6। इस प्रकार से इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे की तरफ मैं सॉल्व कर देता हूं। तो ये p का एलसीएम हम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस में 3, और ये p जो बटे में होगा वो मैं सीधे यहाँ पर लिख देता हूँ 31/6 p। इस प्रकार से ऊपर वाली इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए, इस इक्वेशन से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको कैसे इस क्वेश्चन को करना रहेगा, ध्यान से समझिए। इस एक इक्वेशन में 2 अननोन आए हैं, और मैं बता चुका हूं कि जब भी एक इक्वेशन में 2 अननोन होते हैं, यहाँ पर p एक अननोन है और p स्क्वायर अलग अननोन है, p एक घातीय है और p स्क्वायर 2 घातीय है। इस प्रकार से ये 2 अननोन बेसिक तरीके से सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको ऑप्शन मेथड बता रहा हूँ। ध्यान से समझिए जो मैं कर रहा हूँ। सबसे पहला मैं ऑप्शन ले रहा हूँ 4/19। यदि p का मान मैं 4/19 रखता हूँ तो यहाँ पर वर्ग हो जाएगा 16/19 का वर्ग होता है 361, प्लस कर देंगे यहाँ पर 3 बराबर में 31/6, और गुणा में p का मान हमने लिया था 4/19। अब देखिए, मैं जो कर रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा। 321 का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 341 ही एलसीएम के रूप में आ जाएगा, यानी बटे के अंदर इस टर्म्स में बराबर के इस तरफ 301 बटे में यहाँ पर आएगा, और इसके बटे में ये दोनों का गुणनफल आएगा। तो मैं ध्यान से समझिए सिर्फ नीचे की संख्याओं को कंसीडर कर रहा हूँ। 6 गुणा में 19, उस हिसाब से बटे के इस तरफ की संख्या ये 19 से ये एक बार 361 को 19 बार काट देगी। अब ध्यान से समझिए, ये जो 6 है ये 19 को पूरी तरीके से काट नहीं रहा है। हमें क्या करना है, हमें इस प्रकार से ऑप्शंस को जज करना है कि जिस भी संख्या को ऑप्शन यानी जिस भी p के मान को हम ले रहे हैं, यदि बटे में वह संख्याएं पूरी तरीके से कट जाएगी वही सही आंसर होगा। तो यहाँ पर यह आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 19 और 6 पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हो पा रहे हैं। आगे देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अगला ऑप्शन लेते हैं 5/32। तो चलिए 5/32 को लेते हैं। तो 5 का वर्ग हो जाएगा ऊपर की तरफ 25, और 32 का वर्ग 1024। यहाँ पर प्लस कर देंगे 3 बराबर में यहाँ पर है 31/6, और आपने p का मान लिया है 5/32। अब देखिए, ये यही की यही राशि एलसीएम में आएगी, इसलिए मैं इसको अलग से नहीं लिख रहा हूँ। ये देखिए, ये 32 का वर्ग था इसलिए 1024 से ये 32 बार कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया इधर 6 और इधर 32। क्या ये कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। 6 32 को पूरा कैंसिल नहीं कर पाएगा, मतलब ये ऑप्शन भी गलत था। अगला ऑप्शन है 9/13। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में फिर से हम मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा p का वर्ग नामा 81, और नीचे 13 का वर्ग हो जाएगा 169, प्लस में यहाँ पर 3 बराबर में 31/6, गुणा में आ जाएगा। आपने मान लिया है p का 9/13, तो वो यहाँ पर रख देंगे एज इट इज। अब देखिए, यही एलसीएम के रूप में आएगा, तो ये 13 से ये टोटल 13 बार कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से क्या 6 और 13 भाग दिया जा सकता है? आप इसे यहाँ भी काट सकते हैं कि 3 3 9 और 3 दूनी 6, फिर भी 2 13 को भाग नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये आंसर भी गलत है। अब बच गया एक ही ऑप्शन, यानी कि यही इसका सही आंसर होगा। अब फिर भी हम रख के देख लेते हैं। तो 9 का वर्ग हो जाएगा 81 बटा में 2 का वर्ग हो जाएगा 4 धन 3 बराबर में 31/6, गुणा में मान रखा है 9/2। अब देखिए, इसको आप कैंसिल करिए, एलसीएम तो 4 ही आएगा बटे में, और इस तरफ बटे में 6 गुणा 2 है। अब देखिए, पहले आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर 3 3 9 और 3 दूनी 6। अब देखिए 2 और 2, 2 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 से पूरा कैंसिल हो गया। देखिए, हर में कोई भी संख्या नहीं बची, यानी यही इसका सही आंसर होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। ऑप्शन बेसिस पे आप एक एक ऑप्शन लेते चले जाएंगे, बहुत तेजी से आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, यदि एक समांतर श्रेणी में
पांचवा पद याद रखिएगा, कौन सा पद है, पांचवा पद 1 है और 8वां पद ऋण 17 है। तो इस समांतर श्रेणी कही है समांतर है कि पहले 13 पदों का योग क्या होगा, हमसे योग पूछा गया है। अब देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट लिखवा दे रहा हूं कि यदि आप n पदों का योग निकालना चाहते हैं समांतर श्रेणी में तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी और ये ब्रैकेट बंद। यहाँ पर ये फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे n पदों का योग निकालने के लिए जो कि समांतर श्रेणी में दी गई हैं। इसी के साथ साथ एक और हमें कॉन्सेप्ट लगेगा जिसकी मदद लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर होगा nth यानी कि nवां पद यानी किसी श्रृंखला में आप कोई भी एक पद निकालना चाहते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस प्रकार से nth पद यानी nth टर्म निकालने के लिए आप tn इस्तेमाल करते हैं और योग निकालने के लिए sn। अब देखिए यहाँ पर कौन सी चीज क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर a का मतलब है प्रथम पद, यहाँ पर याद रखिएगा a मतलब प्रथम पद और d का मतलब होता है सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब सभी पदों के बीच का अंतर वो समान होता है तो इसीलिए सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर और a का मतलब प्रथम पद। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में आपको a और d नहीं दिया गया है वरना आप आंसर निकाल चुके होते। तो यहाँ पर सबसे पहले a और d पता करते हैं। कैसे पता करेंगे, प्रश्न की सहायता से। प्रश्न कहा गया है यदि एक समांतर श्रेणी में पांचवा पद 1 है। अब देखिए इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि tn का मतलब हो जाता है यहाँ पर कौन सा पद कहा गया है। तो पांचवा पद कौन सा है, 1, तो tn का मान हो गया 1 बराबर में a हमें निकालना है प्लस में n यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर कहा गया है पांचवा पद यानी n का मान जो है यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 5 ऋण 1 और d यहाँ पर रख देंगे। इस प्रकार से 1 बराबर में ये हो जाएगा 4 a प्लस 4d। ये पहली इक्वेशन हमारे पास में आ गई, इसको याद रखिएगा। इसी के बाद में आगे कहा गया है 8वां पद। फिर से इस इक्वेशन का हम सहारा लेंगे। अब हमें कहा गया है 8वां पद क्या है, ऋण 17। याद रखिएगा ऋण 17। तो tn की जगह पर मैं ऋण 17 रख देता हूँ। a प्लस n का मान यहाँ पर कहा गया है 8वां पद है, n बराबर 8 हो जाएगा। 8 ऋण 1 और ये d हो गया। इस प्रकार से ऋण 17 बराबर में a प्लस 7d। अब देखिए हमारे पास में दो इक्वेशन आ गई है a और d के टर्म्स में। अब इन दोनों a और d के टर्म्स की इक्वेशन से हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हुए एक मान निकाल लेंगे। तो चलिए ये करते हैं। अब इन इक्वेशंस को मैं थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिख देता हूँ। a प्लस 7d बराबर ऋण 17। ये वाली इक्वेशन पहले ले ली मैंने, इक्वेशन 1 बाद में लिख रहा हूँ। a प्लस 4d बराबर में 1। अब देखिए दूसरी वाली इक्वेशन को घटा देंगे तो ये सारे प्लस जो हो जाएंगे ये माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 7 और 7 में से 4 गया तो 3d और ये दोनों जुड़ जाएंगे और हो जाएंगे -18। 3 से आप कैंसिल कर देंगे तो 6 आ जाएगा यानी कि d का मान आ जाएगा ऋण 6। यहाँ पर d का मान आ गया है। इस इक्वेशन पहली में आप d का मान रख दीजिए तो ये हो जाएगा 1 बराबर a प्लस 4 d का मान ऋण 6, 6 चौक होता है 24। इस तरफ लेकर के जाएंगे तो a बराबर में आ जाएगा 25 यानी a का मान आ गया 25 और d का मान आ गया ऋण 6। अब आपको सम पता करना है, योग पता करना है 13 पदों का। यानी 13 पद का मतलब यहाँ पर n का मान हो जाएगा 13। तो n का मान आपको 13 लेना है क्योंकि 13 पदों का योग पूछा है। तो यहाँ पर Sn इक्वल्स टू 13/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर 2 गुणा a का मान आपने निकाला था 25 तो यहाँ पर 25 रख देंगे प्लस n-1। कुल पद हैं 13, 13 में से 1 आपको घटा देना है और d का मान आ जाएगा ऋण 6। इस प्रकार से इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए। 13/2 ये हो जाएगा 50 धन इसे सॉल्व कर दीजिए 12, 12 छिंग 72 माइनस में 72। अब 50 में से ऋण 72 चला जाएगा तो 22 बच जाएगा यानी 13/2 गुणा में ऋण 22 कैंसिल कर दीजिए तो ये 11 हो जाएगा। 13 में 11 का गुणा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 13 गुणा 11 हो जाता है ऋण के साथ में। तो यहाँ पर 3, 3 और 1 4 और 1 143 ऋण में आंसर आएगा -143। ये ऑप्शन डी पर दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी 2017 की एग्जाम में मैं आपको बता दूं 2017 एसएससी एग्जाम में ये प्रत्येक शिफ्ट में एक बार ये क्वेश्चन जरूर आया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। 1359 प्रश्न है, जब 1359 को 48 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या आता है। आपको सीधे से पूछा गया है 48 से विभाजित करना है 1359 को। इस प्रकार के क्वेश्चनों में जब पूछा जाता है भागफल शेषफल, आप सीधे संख्या को भाग दीजिए। यहाँ पर हम कहेंगे 1359
और इसको सीधे आपको भाग देना है 48 से, ना कि किसी और संख्या से काटना है। तो इस प्रकार से 48 है, यहाँ पर ये 135 आप ले लीजिए, तो कम से कम ये मान के चलिए 2 बार तो भाग जाएगा ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 96। अब इस प्रकार से इसको घटा दीजिए, तो घटाने पर 15 में से 6 गया तो 9 बच गया, और यहाँ पर 12 में से 9 गया 3 बच गया। अब इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भागफल के स्थान पर 2 आ रहा है। दिए गए ऑप्शन में से आंसर तो पहले ही आ चुका है कि ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि प्रथम स्थान पे 2 दिख रहा है। फिर भी इसको आप पूरा कर दीजिए, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको पहली ही बार में इस संख्या को 48 से भाग देना है, ना कि छोटा करना है। तो इस प्रकार से सीधे आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 48 और यहाँ पर है 39, आपको 9 एक बार फिर से लेना पड़ेगा। अब देखिए अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से आंसर तो आ ही चुका है, एक बार कंफर्म कर लीजिए। 8 बार भाग जाएगा, तो 48 को गुणा करिए 8 से, 8 8 64 की 4 हासिल का 6, 8 चौक 32 और 6 38। इस प्रकार से यहाँ पर आ गया 384, यहाँ पर आ जाएगा 8। अब कहेंगे आप शेषफल बच रहा है, उसका क्या करें? आपसे सिर्फ पूछा गया था भागफल निकालिए, तो भागफल आपका आ चुका है 28, आपको आगे प्रोसेस को नहीं करना है, यही इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कर। अब देखिए अगला प्रश्न जो है वो है 35, 115, 53 और 165 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या क्रमांगत अनुपात में हो जाए। ये प्रश्न यहाँ पर इस आधार पर टिका हुआ है कि आपको क्रमांगत अनुपात का मतलब पता है या नहीं। देखिए 2 प्रकार की सोच हो सकती है। कोई सोचेगा कि क्रमांगत अनुपात का मतलब अनुपात में तो हो लेकिन क्रम में भी हो, यानी कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D में हो। यदि ऐसा सोचेगा तो ये गलत सोच हो गई। इसमें यहाँ पर क्रमांगत अनुपात का मतलब यहाँ पर ये बोला गया है एग्जामिनर द्वारा कि ये A अनुपात B बराबर C अनुपात D, यानी कि समानुपातिक कंडीशन यहाँ पर लगाने को कहा गया है, उसे वह क्रमांगत अनुपात कह रहा है। इस प्रकार से A B C D यहाँ पर दी गई संख्याएं हैं, इनमें से हमें दी गए ऑप्शन में से एक संख्या को जोड़ना है। तो यहाँ पर 35 बटा में 115 और यहाँ पर 53 बटा में 165 कहा गया है, और ये बराबर होना चाहिए अनुपातिक रूप से। अब देखिए अभी अनुपातिक रूप से ये बराबर नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले ए ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं। ए ऑप्शन पे 10 दिया गया है, यदि सभी संख्याओं में मैं 10 जोड़ता हूँ तो ऊपर हो जाएगा 45, नीचे हो जाएगा 125। अब इसे आप काटिए 5 से, तो ये ऊपर 9 बार कैंसिल हो जाएगा और नीचे 5 बार। यदि इस तरफ 9/25 है तो इस तरफ भी 9/25 है, तो फिर ये आंसर सही होगा। तो हम देख लेते हैं, तो 53 में 10 जोड़ेंगे तो 63 और नीचे 175। अब आप इसे 7 से काट दीजिए तो 7 नाम 63 और 7 से काट दीजिए तो 7 दूनी 14 और 7 अपना 35। मतलब यहाँ पर भी 9/5 आ गया, यहाँ पे भी 9/5 आ गया। मतलब पहला ही ऑप्शन जो हमने लिया वो सही था। आपको ऐसे ऑप्शंस ट्राई करते रहने हैं, इस प्रकार से आपको ये समानुपातिक संख्या निकालनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि आपको दिए गए इक्वेशन को सरल करना है। अब देखिए सबसे पहले मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि ये क्वेश्चन जो है होते सरल है लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सीधे बॉड मास का इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पर आ गया 1/3 ब्रैकेट के अंदर सीधे एलसीएम ले लीजिए। 5 दूनी 10, ये 2 12 के साथ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24x माइनस ये 5 1 के साथ गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बराबर में। अब इस संख्या को मैं सीधे के तौर पे पक्षांतर कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 7/6 माइनस 6/5। अब यहाँ पर ये 3 को अंदर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 24x माइनस 5/30। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 30, ऊपर की तरफ 7 अपना 35 और 6 36। इसे आप 30 से 30 कैंसिल कर दीजिएगा। 24x माइनस 5 बराबर में यहाँ पर हो जाएगा -1। ये -5 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 24x बराबर में -1 धन 5 बराबर x बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 4 और बटे में 24। यहाँ पर हम x का मान कहेंगे 1/6। अब देखिए जल्दबाजी में जो गलती होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर 1/6 पॉजिटिव में आया है, मतलब b है। यहाँ पर ऋण में भी दिया हुआ था, यदि कोई गलती से जल्दबाजी में इसको इस तरफ ला करके -4 ले आता तो भी गलती हो जाती और आप गलत आंसर लगा सकते थे। तो इसीलिए चौकन्ने होकर के इस क्वेश्चन को करिएगा। इसका सही आंसर होगा 1/6। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर प्रश्न कहा गया है कि यदि a + b बराबर 10 और ab बराबर -21 है तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब का मान क्या होगा। पिछले वीडियो में भी मैं ये क्वेश्चन ले चुका था। कैसे करना है, ऑब्वियसली एक बीजगणित के फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो देखिए वो फॉर्मूला है a - b का होल क्यूब इक्वल्स टू a का क्यूब माइनस b का क्यूब -3ab
a माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी का आपको मान दे के रखा हुआ है, यहाँ पर और यहाँ पर रख सकते हैं, और a b का मान यहाँ रख सकते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन को पहले मैं सही से लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी बराबर में यहाँ पर आ जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। a माइनस बी का मान रख देते हैं 10 का घन प्लस में 3 गुणा -21 ए बी का मान दिया हुआ है, तो ये -21 यहाँ पे रख दिया, और गुणा में a माइनस बी 10 बराबर में a क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पर ये 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 धन यहाँ पर ऋण 21 से 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 63, और ये 10 का गुणा कर देंगे तो ऋण हो जाएगा 630 बराबर में a का क्यूब माइनस b का क्यूब। यहाँ पर ऋण 630 1000 से कैंसिल करेंगे तो 370 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन ए पर दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको मैं बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा। यदि आप ये क्वेश्चन वैल्यूएबल लगते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।